हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ मंत्रा पर। आज का जो सेशन है वैदिक सभ्यता का रहने वाला है। वैदिक सभ्यता का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पर 2 वीडियोस किए हैं, जहां पर वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति, वैदिक सभ्यता के निर्माता, उसका क्षेत्र, प्रमुख नदियां आदि को देखा है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य को देखा है, जिसमें वेद आते हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी प्रमुख विशेषताएं और इनके उद्गाता या जो भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया है। आज का जो यह वीडियो रहेगा या उत्तर वैदिक काल से संबंधित रहेगा, या जो कुछ भी वैदिक काल में शेष रह गया, जैसे वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, या उत्तर वैदिक कालीन साहित्य पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और जो भी वैदिक सभ्यता है इसका विस्तृत अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। विस्तृत जो है सब्जेक्टिव इसका स्टडी रहेगी, सब्जेक्टिव, तो आप लोग इसको देखिएगा और काफी जो है इसमें पॉइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। वैदिकोत्तर साहित्य कहां से स्टार्ट करेंगे? वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य की बात करेंगे कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या रहेगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इनको जो है नोट करते हुए चलिएगा। तो वैदिकोत्तर साहित्य जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, यानी कि जब भी हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में एक ऋग वैदिक साहित्य रहता है और एक उत्तर वैदिक साहित्य रहता है, या फिर वैदिकोत्तर साहित्य कहेंगे। आपसे वैदिकोत्तर साहित्य का अगर टाइम पूछा जाए या उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, यहाँ एक चीज और भी है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। और इस काल में लिखे गए साहित्य को क्या कहेंगे? उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। क्लियर है? तो इसके जो काल है, इसका टाइम पीरियड है वो कितना है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, BC तक इसका जो है टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, यहाँ जब उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है इसमें क्या क्या लिखा गया है, जैसे कि आप जानते हैं उपवेद लिखे गए हैं। ठीक है, उपवेदों की यहाँ पर रचना हुई है। वेदांग लिखे गए हैं। क्लियर है? वेदांग के अलावा यहाँ क्या लिखा गया है? तो स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं यहाँ पर। यहाँ जो है व्याकरण भी लिखा गया है, व्याकरण भी लिखा गया है और पुराण भी लिखे गए हैं। ठीक है, पुराण भी लिखे गए। तो जो हम लोगों ने उपवेद की बात की है, तो ये वेदों के ही सरल वर्जन इसको किया गया। वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए जो है उपवेद किए गए, जैसे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, इसी प्रकार से यजुर्वेद का जो है वो धनुर्वेद या शिल्प वेद है, और अथर्ववेद का जो है वो क्या है? औषधि उपवेद है। ठीक है, औषधि उपवेद है, जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी तरीके से जो वेदांग रहते हैं, तो वेदांगों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? तो वेदांगों की बात करेंगे तो वेदांग टोटल कितने हैं? तो ये 6 हैं।
वेदांग 6 हैं कौन कौन से? अगर आपसे पूछा जाए वेदांग 6 कौन कौन से हैं तो क्या बताओगे भाई? कहेंगे कल्प सूत्र है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कल्प सूत्र होगा, शिक्षा होगा, निरुक्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो निरुक्त हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हो जाता है, व्याकरण हो जाता है, ठीक है, व्याकरण हो जाता है, छंद हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग छंद शास्त्र के नाम से जानते हैं, और ज्योतिष भी हो जाता है, ज्योतिष, ठीक। तो ये 6 जो है वेदांग हो जाते हैं। कितने वेदांग हो जाते हैं? 6 वेदांग हो जाते हैं। इसी प्रकार से स्मृत ग्रंथों की बात करेंगे तो स्मृत ग्रंथों में ही क्या है, जैसे मनु स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि आ जाएंगे। व्याकरण में जैसे कि व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में किसने लिखा है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित जो है व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। और पुराण आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है, जिसमें जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी रचना की गई है। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब जो हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलें कि यहां से अगर हम देखें, जैसे कल्प सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग कुछ चीजों को ऐसे ही समझते हुए चलें, जैसे वेदांगों की बात की गई है, किसकी? तो वेदांग की बात की गई, तो वेदांगों का मतलब क्या? वेद धन अंग, अर्थात वेदों के ही ये अंग हैं, और वेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनकी जो है रचना की गई। किसकी? वेदांगों की रचना की गई है, वेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कल्प की, सबसे पहले आप डालिए शिक्षा। क्या डालेंगे? शिक्षा। तो शिक्षा में क्या है भाई? तो शिक्षा का मतलब क्या है? तो शिक्षा जो वेद हमारे रचित हैं, जिनमें मंत्रों का उच्चारण है, मंत्र जिसमें लिखे गए हैं, तो शिक्षा का मतलब है मंत्रों का सही उच्चारण। इसमें जो है शिक्षा जो वेदांग है, मंत्रों का सही उच्चारण करना सिखाता है, ठीक है, मंत्रों का सही उच्चारण करना सिखाता है, और स्वर सिखाता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? या ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, ठीक है ना। स्वरों की रचना देता है कि किस प्रकार से मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छे से आप जो है इसको करते हुए चलिएगा। दूसरा डालें आप, दूसरा नंबर डाल लें आप। क्या डालेंगे? तो यहां पर दूसरा डालें कल्प। तो कल्प में क्या है? कल्प में क्या है भाई? तो कल्प क्या है? तो इसमें जो है यज्ञों का विधि पूर्वक वर्णन का जो है, यज्ञों को विधि पूर्वक करना, विधि पूर्वक संपन्न करने का ज्ञान दिया गया है, विधि पूर्वक कि किस प्रकार से यज्ञों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा आप डालें, तीसरे में आप डालें व्याकरण। अब व्याकरण तो आप समझ रहे होंगे कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण का मतलब क्या है? भाषा की शुद्धता से संबंधित या है, भाषा की शुद्धता। भाई कोई भाषा लिखी जा रही है तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और किस प्रकार से उसको बेहतर तरीके से लिखा जाए, तो यह सब जो है किसमें बताया गया है? व्याकरण में बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर भाषा है तो उसका क्या होना चाहिए? भाषा की निरूप जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति किसमें बताया गया? निरुक्त में। भाषा या शब्दों की उत्पत्ति, भाषा या
शब्दों की उत्पत्ति जो है किसमें बताया गया है, तो यह निरुक्त में बताया गया है। ठीक है, और छंद क्या है, छंद क्या है भाई, तो छंद की बात करें कि छंद क्या है भाई, तो आप समझ सकते हैं कि छंद क्या है, कि छंद जो है लय और तुक वगैरह जो है, इसमें मात्राएं वगैरह हैं कि किस प्रकार से किसी भी रचना का पाठ किया जाए। ठीक है, तो इसको ही कहेंगे छंद। तो इसमें छंद में क्या है, वेदों में प्रयुक्त, वेदों में जो वेदों में प्रयुक्त हुए हैं काव्य रचनाएं, ठीक है, वेदों में प्रयुक्त काव्य को ही छंद कहा गया। और ज्योतिष क्या है भाई, ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष की बात अगर करें तो ज्योतिष है क्या, तो ज्योतिष क्या बताओगे, यज्ञ के लिए, यज्ञों के लिए, यज्ञों के लिए ज्योतिष का मतलब सही समय है ना, सही समय वगैरह जो है निर्धारित किया जाता है, वही होता है ज्योतिष। यज्ञों के लिए सही समय, सही समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, यानी कि शुभ मुहूर्त की बात कर रहा है। ठीक है, शुभ मुहूर्त निकालना, जैसे किस तिथि में किया जाए, किस नक्षत्र में किया जाए, किस मुहूर्त में किया जाए, तो यह जानकारी हमें कहां से मिलती है, ज्योतिष से मिलती है। तो हमारे जो है कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं जो वेदों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल आगे चलते हैं कि व्याकरण की अगर बात करें, एक पॉइंट और नोट करें कि व्याकरण, ठीक है क्या, तो व्याकरण की बात करें अगर, व्याकरण जो है, व्याकरण लिखा किसने है, तो सबसे पहला या सबसे प्राचीन व्याकरण जो है अष्टाध्यायी, क्या है भाई, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। और लिखा किसने है, तो क्या बताएंगे, पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है। और यह अष्टाध्यायी क्या है, तो संस्कृत व्याकरण है, किसका है, संस्कृत भाषा का व्याकरण है, जिसे पाणिनि महोदय ने लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख मिलता है। और यह माना जाता है कि 14 माहेश्वर सूत्र जो उत्पत्ति हुई है वो शिव के डमरू से हुई, अर्थात शिव जब डमरू बजाए हैं तो वो 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। और उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से जो है अष्टाध्यायी की रचना की है, जो कि संस्कृत भाषा क्या व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर है, चलिए दूसरा देखें कि इसी व्याकरण ग्रंथ पर लिखा गया एक और है, जैसे कि दूसरा व्याकरण ग्रंथ, क्या भाई, दूसरा व्याकरण ग्रंथ, तो दूसरा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ये महाभाष्य है। कौन सा है, महाभाष्य है। और यह महाभाष्य लिखा किसने है, तो यह लिखा है पंतजल ने, पंतजल ने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। और यह है क्या, तो बताएं कि महाभाष्य जो है पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ पर, व्याकरण ग्रंथ पर लिखी गई टीका है, लिखी गई, लिखा गया टीका ग्रंथ है, लिखेंगे लिखा गया टीका ग्रंथ है।
ठीक है, उसी पर लिख दिया इन्होंने। ठीक है, टीका ग्रंथ है, किसने लिखा है भाई? पतंजलि ने लिखा है, पंतजल ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते हैं बेहतर चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? स्मृति ग्रंथ देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? तो आगे जो है हम लोग स्मृति ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्मृति ग्रंथों की बात करें, स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई? स्मृति ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथ जो है बहुत सारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो स्मृति ग्रंथ जैसे कि है क्या? तो ये एक प्रकार के कानून है। जैसे इस समय जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा इस समय भारतीय संविधान लागू है, तो उसी प्राचीन समय में ये स्मृति ग्रंथ जो है लागू किए गए थे। ये कानून की किताबें थी। जैसे कि कौन कौन से स्मृति ग्रंथ हो जाएंगे? जैसे कि मनुस्मृति, मनुस्मृति हो गए। मनुस्मृति को किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? मनु ने लिखा है, और ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सर्वाधिक प्राचीन, यह सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, स्मृति ग्रंथ, या इसी को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कि कानून की किताब। ठीक है, अगला जो लिखेंगे हम लोग याज्ञवल्क्य। ठीक है, क्या लिखेंगे? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति। अब इसको किसने लिखा है? तो इसको याज्ञवल्क्य ने लिखा है। ऐसे ही नारद स्मृति है, नारद स्मृति है, जिसमें क्या कहा गया है? दास प्रथा मुक्ति का विधान, यानी कि दास प्रथा मुक्ति विधान। इसमें जो है दास प्रथा की मुक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, यानी कि दास प्रथा निरोध की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही पाराशर है, पाराशर स्मृति। आप इनको याद रखेंगे इसलिए क्योंकि ये बहुत कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन स्मृति ग्रंथ या कौन से प्राचीन कानून की किताब नहीं है या फिर है इनमें से। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है, तो इनको आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है ना, याद करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। इसी प्रकार से है कात्यायन, कात्यायन स्मृति ग्रंथ। ठीक है, स्मृति ग्रंथ। तो ये कुछ जो है स्मृति ग्रंथ थे। क्लियर है? तो ये जो है कुछ स्मृति ग्रंथ है जिनको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग जो है एक एक स्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण रहेंगी परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं का अध्ययन हम लोग करेंगे। एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से देखते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, कि अब हम लोग देखें कि सबसे पहले क्या देखें, मनु स्मृति की बात करें। मनु स्मृति की बात करते हैं। तो मनु स्मृति आखिर है क्या भाई? तो ये जो है मनु द्वारा लिखा गया क्या है? मनु द्वारा लिखी गई कानून की किताब है। ठीक है, तो इसमें मनु स्मृति में सबसे पहले लिख लो रचनाकार। तो रचनाकार कौन है? मनु है। ठीक, रचनाकार कौन है? मनु है। इस रचना में मनु स्मृति में जो है दास प्रथा का उल्लेख, इसमें जो है दासों का उल्लेख मिलता है, दासों का
उल्लेख मिलता है। और ये बात भी सही है, इसमें मनुस्मृति में मिलता है, दासों का उल्लेख मिलता है। और कितने प्रकार के दास? तो 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। इसमें एक शब्द मिलता है आचार्य। तो आचार्य का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। तो इसमें आचार्य शब्द का उल्लेख मिला, और आचार्य का मतलब है निशुल्क, निशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले, निशुल्क शिक्षा देने वाले, जो निशुल्क शिक्षा देते थे उन्हें आचार्य कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? आचार्य कहते थे। ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द मिला है। क्या मिला है भाई? इसी प्रकार से एक और शब्द मिला है जिसको कहते हैं उपाध्याय। क्या बोलेंगे? जिसे उपाध्याय बोलते हैं। और उपाध्याय क्या थे? शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले, शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले गुरुओं को उपाध्याय कहा जाता था। शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले गुरु। ठीक है। देने वाले गुरुओं को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इसी में विधवा मुंडन का उल्लेख मिलता है। किसका? विधवा मुंडन का उल्लेख, विधवा मुंडन का उल्लेख यहां मिलता है। किसमें? मनु स्मृति में मिलता है। ठीक है। मनु स्मृति में मिलता है। साथ ही साथ एक शब्द मिलता है आमाजु। क्या मिलता है? आमाजु। और यह अमाजु शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमाजु कहते किसको थे। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अमाजु किसे कहते थे? तो क्या बताओगे? अविवाहित रहने वाली स्त्री, हमेशा जो बिना विवाह के रहे, अविवाहित रहने वाली स्त्री। यानी कि कहने का मतलब ये बिना विवाह करे जीवन यापन करने वाली स्त्री है भाई, अविवाहित रहने वाली स्त्री। ठीक है। रहने वाली स्त्री। अब यूं ना सोच लियो कि जो है अविवाहित साथ में रहे बिना विवाह किए। ठीक, तो वो गलत बात है, वो नहीं सोचना है। क्लियर है? एक शब्द और आपको याद रखना है, क्षेत्रज। क्षेत्रज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है क्षेत्रज। तो क्षेत्रज का मतलब होता है नियोग प्रथा से, नियोग प्रथा से, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को जो है क्या कहते हैं? क्षेत्रज कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। लेकिन एक पॉइंट ये है कि नियोग प्रथा है क्या? आखिर जो पॉइंट दिया गया है कि नियोग प्रथा है क्या, तो इस पॉइंट को आप जो है नोट कीजिए। और यह पॉइंट भी परीक्षा में बहुतायत में पूछा गया है कि क्षेत्रज का अर्थ क्या है या फिर नियोग प्रथा क्या है। तो क्षेत्रज का अर्थ यह है कि नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता है। लेकिन नियोग प्रथा क्या है? तो यहां आप नोट डालेंगे और नोट में क्या लिखेंगे कि नियोग प्रथा का मतलब है देवर भाभी के यौन संबंधों को नियोग कहते हैं।
नियोग कहते हैं तथा इन संबंध के द्वारा तथा इस संबंध से जन्मी संतान को क्षेत्रज कहते हैं। क्षेत्रज कहते हैं। ठीक है, ये जो है मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है कि जो पत्नी है उसके हस्बैंड का जो छोटा भाई है उसके साथ संबंध को नाजायज नहीं बताया गया है, ऐसा जो है इसको जायज संबंध बताया गया। और इस संबंध के दौरान जो संतान उत्पन्न उसको वंश को बढ़ाने के लिए, यदि मान लो कि उनके स्वयं के हस्बैंड से नहीं अगर बच्चा जन्म ले पा रहा है तो फिर जो है वंश को बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा प्रचलन में लाई गई थी। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके लिखें। एक पॉइंट और याद रखेंगे, भारत के पहले विधिवेत्ता कौन है? तो यहां जो है ऐसे लिखो, भारत के पहले विधिवेत्ता अर्थात कानून बनाने वाले, विधिवेत्ता कानून बनाने वाले। ठीक है, कानून बनाने वाले किसे माना जाता है? तो क्या बताएंगे? मन को। ठीक है, कानून बनाने वाले मन को माना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आपको याद रहे चीजें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चल नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो स्मृति ग्रंथ रहेगा वो रहेगा याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। नंबर 2 क्या रहेगा? याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ है। चल देखें हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ को देखते हैं और इसके रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन होंगे? रचनाकार कौन है तो बताएंगे याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य है। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने भी वही काम किया है, नियोग प्रथा का, इस रचना में जो है नियोग प्रथा का समर्थन किया है। नियोग प्रथा का समर्थन इन्होंने किया है। ठीक है, नियोग प्रथा का इन्होंने समर्थन किया है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो इसकी बात है कि विधवा स्त्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इस जो है संपत्ति का अधिकार की बात इन्होंने की है याज्ञवल्क्य जी ने। जबकि आपने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत बेहतर रही थी। महिलाओं की दशा बहुत बेहतर रही थी। वैदिक काल आते आते महिलाओं की दशा में गिरावट आई है, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की दशा बद से बदतर हो गई। जब लागू होता है मनुस्मृति तो यहां पर जो है महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके याज्ञवल्क्य ने, जो याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य जी ने अपने इस ग्रंथ में जो है विधवा को संपत्ति के अधिकार की बात की है कि विधवाओं को भी संपत्ति का अधिकार
होना चाहिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। वहां पर जो है विधवाओं को माना जाता था, निष्कृष्ट माना जाता था। ठीक है, निकृष्ट माना जाता था। क्लियर है ना? तो ये भी चीजें हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं है, इतना ही पॉइंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं पुराण की। तो पुराणों की बात करें, अगर पुराणों में देखा जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के संकलन करता कौन है, कि पुराणों को किसने एकत्रित किया है? संकलन करता। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पुराणों के संकलन करता कौन है, तो आप बताएंगे लोमहर्ष है। कौन है? तो लोमहर्ष है। ठीक है, क्लियर है। सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात करें, प्राचीन पुराण की बात करें तो कौन सा होगा? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। यहां तक चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? अब देखें हम लोग ऋग्वैदिक युग की जो है राजनैतिक स्थिति देखें। ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति देखें। ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति, दशा, जो भी आप डालें, स्थिति देखते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति, यहाँ क्या क्या राजनैतिक स्थिति थी, कैसे कैसी चीजें यहां पर थी। तो इसमें जो है राजा, देखिए जैसा कि हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते तो वहां पर राजा का कोई उल्लेख हमें और कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, वो समतावादी समाज था। लेकिन हाँ, पुरोहितों का उल्लेख वहां पर मिला है, पुरोहितों के प्रमाण मिले हैं कि जो दुर्ग था, जो ऊंचा दुर्ग था, वहां पर पुरोहित वर्ग रहता, निवास करता था, और निचले दुर्ग में जो है श्रमिक वर्ग निवास करता था। लेकिन जो वैदिक काल जब आते हैं तो वैदिक काल में दास प्रथा का, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जो है वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। 7 प्रकार के दासों का वर्णन मिला है मनु स्मृति में, और यहाँ पर पुरजोर से प्रचलन में था। और यहाँ पर जो है राजनीतिक स्थिति, जैसे कि राजा का पद, यानी कि राजनीति का वर्चस्व था। तो राजा का पद कैसा था? वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब एक ही वंश का, जिस वंश का राजा है उसी वंश का आगे भी जो है राजा बनता रहेगा। ठीक है, राजा को कहा क्या जाता था? तो क्या बताएंगे? जो राजा होता था उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? जनस्थ गोपा। क्या बोलते थे भाई? जनस्थ गोपा बोला जाता था। ठीक है, इसे जनस्थ गोपा कहा जाता था। किसे? राजा को जनस्थ गोपा कहा जाता था, राजा को। ठीक है, राजा जो है उसे जनस्थ गोपा कहा जाता था। क्लियर है कि नहीं? अब इसकी जो है राजनीतिक स्थिति, जो एक तरीके से हम लोग इसका ट्री क्रिएट करें कि किस प्रकार से यहां पर समाज था। दशा, राजनीतिक दशा। तो यहां दशा कैसी थी? तो सबसे पहले राजा होता था। ठीक है, राजा होता था, जिसे क्या बोला जाता था? जन बोलते थे। क्लियर है ना? जैसे जन,
ठीक सबसे बड़ा व्यक्ति राजा या राजन, जन राजा होता था। फिर इससे नीचे जो होता था उसे विष बोलते थे। क्या? विष। और इसका प्रमुख कौन था? तो विषपति था। प्रमुख कौन था भाई? तो इसका प्रमुख विषपति था। क्लियर है? क्लियर कि नहीं? फिर उसके बाद जो है क्या होती थी? उसके बाद होता था ग्राम। ठीक है, ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी होता था। कौन होता था? ग्रामणी होता था। ये राजनीतिक स्थिति है, दशा है। ठीक है, और उसके नीचे फिर क्या होता था? कुल होता था। और कुल का जो प्रमुख होता है उसे क्या बोलते हैं? कुलपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कुलपति बोलते हैं या गृहपति बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अब ध्यान से देखें कि कोई कुल है जिसे आप वंश जानते हैं। वंश का प्रमुख कौन होता है? तो वंश का मुखिया जो होता है वो प्रमुख होता है। कई वंश मिलकर ग्राम बनते हैं, जैसा कि आज भी होता है। कई वंश मिलकर ग्राम बनते हैं और जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम मिलकर विष बनता है। कई ग्राम मिलकर विष बनता है जिसके मुखिया को विषपति कहते हैं। और बहुत सारे विषपति मिलकर किस चीज की निर्माण करते हैं? तो जन का निर्माण करते हैं। और जन का मुखिया कौन होता था? यहां लिखेंगे मुखिया। तो मुखिया कौन होता था? जन या राजा कहते थे उसे। ठीक है, राजन या राजा कहते थे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर यही बात की जाए कि राजा का उल्लेख, क्या? राजा का उल्लेख ऋग्वेद में, राजा का उल्लेख यहां पॉइंट लिखेंगे। ऋग्वेद में वेद में राजा का उल्लेख, राजा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? अभी तक ये पूछा गया है। राजा का उल्लेख कितनी बार हुआ? 275 बार। 275 बार हुआ है। ठीक है, 275 बार हुआ है। यह भी पूछा गया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें कि विषपति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? किसमें? तो ऋग्वेद में। तो बताएंगे 170 बार। 170 बार जो है विषपति का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। यहां तक आप लोग चीजें याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, इस चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। पूरा प्राचीन भारत का इतिहास सीरीज में आप जो है इस समय अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वेद या वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास सीरीज में वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग पूरा सीरीज के माध्यम से ही बेहतर जो है इतिहास का अध्ययन कर पाएंगे। नोट लिखें आप। क्या लिखें? नोट लिखें। नोट लिखें। और नोट जो है ऋग्वेद में जो हम राजनीतिक दशा की बात कर रहे हैं, राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऋग्वेद में सभा एवं समिति। सभा एवं समिति। ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये जो ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अर्थात क्या ये सभा और समिति क्या प्रजापति की दो पुत्रियां थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है, जैसे कि इस समय हमारा जो आप जानते हैं कि हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है कि संसद में दो हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जिसको हम लोग राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। इसी प्रकार से जो प्रजापति या संसद का काम है और जो संसद का काम करती है, संसद का स्थान रखती है,
सभा और समिति ये दो जो है इसके हाउस हो गए, तो इसीलिए इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसको अभी हम लोग देखते हैं कि सभा क्या है और समिति क्या है।